पिछले 27 साल में 1999 से लेकर 2026 तक 27 साल में 9 साल हुकूमत रही परवेज मुशर्रफ साहब की, फौजी हुकूमत थी। फिर 9 साल में 5 साल पीपल पार्टी, 4 साल पीटीआई, अब 9 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 बार हुकूमत में आई। तो सबको मौका मिल गया है, लेकिन 27 साल में आवाम जो है वो अभी तक जो है वो तकलीफ में है। उनको हम ग्रास रूट लेवल तक वो चीज़ें नहीं पहुंचा सके कि महंगाई कम हो और पाकिस्तान में ग्रोथ ज्यादा हो। पीपल्स पार्टी पहले से भी डिमांड कर रही थी कि थोड़ा सा मौखर कर दिया जाए इलेक्शन को, लेकिन अब मरहलावार इलेक्शंस हो रहे हैं। डू यू थिंक इट्स गुड स्टेप सर? इंतखाबात जरूर करवाए जाएं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इंतखाबात को मौखर करवा दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया है जो इंतखाबात को मनसूख करने से या मौखर करने से बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में ज़रा डिस्कस करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन, जो कि अब डिसाइड किया गया है कि मरहलावार करवाए जाएंगे। रीज़न कि वहाँ पे जो सूरत हाल है उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को मरहलावार किया जाए। 3 फेजेज़ में अब इलेक्शन होंगे। बट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का विजिट, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। वो इक़्तिबास एंड आई एम श्योर बहुत आप लोगों तक पहुँच चुका होगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक विजिट देखा था और एक ही तकरीर के बाद मियाँ साहब को वापस भी आना पड़ा, और उसके बाद हुकूमत होते हुए PMLN के साथ गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, कहीं वही सिनेरियो यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी देखने को नहीं मिलेगा कि पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर बहुत एक्टिव है। 2 के भी मौजूदा हुकूमत भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी के, व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन उस पर बात करेंगे। सेकेंडली, पेट्रोल हो जाए, आटा हो जाए, ये मौजूदा बहुत तजर्बाकार हुकूमत की टेन्योर के अंदर कहीं पर पेट्रोल की शॉर्टेज नज़र आती है। पेट्रोल पंप्स जो हैं वो पेट्रोल नहीं दे रहे सारिफीन को, और कहीं पर इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि गंदम की कीमत इतनी बढ़ गई है कि हो सकता है कि आटा आपकी और मेरी रसाई जो आटे से भी थोड़ा मेरी और आपकी रसाई से दूर चला जाए। इन डेज़ टू कम इंपोर्ट करने की भी बातें की जा रही हैं। नाज़रीन, मुझे याद पड़ता है कि बार बार मुझे बचपन से पढ़ाया जाता रहा स्कूल में कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। मेरे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो गंदम जो हमारे पास सरप्लस होती थी, अब पाकिस्तान के फैसला साजों को वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत पेश आ रही है। तो गलत कौन है, इसके ऊपर भी आज के शो में ज़रा बात करेंगे। पहले मेहमान का तारुफ करवा दूँ, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब कैसर अहमद शेख साहब। शेख साहब, आज मियाँ साहब और मोहतरमा मरियम साहिबा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में पहुँची थी। वी ऑल नो दैट कि मियाँ साहब गिलगित बल्तिस्तान भी गए थे और वहाँ पर फिर एक ही तकरीर करने के बाद वापस भी आना पड़ा, और एंड में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया वो भी हमने देखा कि PMLN वहाँ पर हुकूमत नहीं बना सकती। सर, क्या मैं इसको कैसे डीकोड करूँ कि जो वोटर सपोर्टर है आपकी जमात का, वो मुतमईन नहीं है PMLN की हुकूमत की पिछली परफॉर्मेंस से, और दैट इज़ द रीज़न कि आपको गिलगित बल्तिस्तान में वोट नहीं पड़ सका? ऐसा क्या नया किया आप लोगों ने इस टेन्योर के अंदर कि अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को लेकर आप लोग होपफुल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ना, ये इलेक्शन में हर एक को राइट है अपनी अपनी बात करने का। हर पार्टी अपनी बात करती है और इलाके के लोग जो हैं वो जिसको पसंद करते हैं, जिसको चाहते हैं, वो उसको इलेक्ट करते हैं। तो हम अपनी तरफ से मियाँ नवाज शरीफ साहब जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमने मुसलसल पाकिस्तान को तरक्की देने की काफ़ी अरसे से कोशिशें हैं और पूरी अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। ये अलग बात है कि अभी तक हम वो ग्रास रूट लेवल तक ट्रिकल डाउन नहीं हुई इकानमी। हम तो सारी प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पूरे जद्दोजहद कर रही है और पूरे मामलात को कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर हों। अब क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अरसे से हमारा मुल्क एक डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल थी जिसको हमने ठीक करके, और महंगाई थी हमारे यहाँ 32%, तो महंगाई आ गई 6-7% हो गई, लेकिन अब फिर जंग की वजह से कोई 11-12% हुई है। तो ये मामलात जो हैं पूरे हमारे इस खित्ते में आप देख रहे हैं कि इंडिया की निगाहें मैली नज़रों से हमें पाकिस्तान की तरफ देखता है और इसको तनहा करना चाह रहा है। तो इन हालात में जो कुछ हुकूमत अपनी तय पूरी एफर्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये रहा कि पिछले 27 साल में 1999 से लेकर 2026 तक 27 साल में 9 साल हुकूमत रही परवेज मुशर्रफ साहब की, फौजी हुकूमत थी। फिर 9 साल में 5 साल पीपल पार्टी, 4 साल PTI, अब 9 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 बार हुकूमत में आई।
तो सबको मौका मिल गया है। लेकिन 27 साल में आवाम जो है वो अभी तक जो है वो तकलीफ में है। उनको हम ग्रास रूट लेवल तक वो चीज़ें नहीं पहुंचा सके कि महंगाई कम हो और पाकिस्तान में ग्रोथ ज़्यादा हो। कोशिश पूरी कर रहे हैं और पहले से हालात बहुत बेहतर हैं। हम डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल में थे तो मियां नवाज शरीफ साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे वहाँ पे कश्मीर के लोगों को। उन्होंने तमाम हुकूमतें देख ली हैं। सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत देखी हुई है, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है। दोनों का फ़र्क उनके सामने है। वो लोगों को बताएंगे कि क्या फ़र्क है पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग की हुकूमत में। शेख साहब, जब आप लोगों की गवर्नमेंट आई थी तो वी वर टोल्ड, बार बार ये एक नैरेटिव बनाया गया कि जनाब मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सीजनड पॉलिटिकल पार्टी है। आपके रहनुमा शहबाज साहब हो जाएं, नवाज साहब हो जाएं, मरीम नवाज साहब, और चले खैर पहला टेन्योर था उनका, लेकिन ये तमाम लोग बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। आपकी कैबिनेट बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपके मौजूदा वज़रा मल्टीपल टाइम वज़रा रह चुके हैं। लेकिन सर, मैं जब लाहौर की सड़कों पर निकलता हूँ तो मुझे अक्सर पेट्रोल पंप ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पर पेट्रोल के ज़खायर बहुत कम है और बहुत कम मिकदार में पेट्रोल बिक रहा है या दे रहे हैं लोगों को, सारिफीन को। वो मैं इधर उधर देखता हूँ तो लोग आटे की कीमतों से परेशान हैं, बिजली के बिलों से परेशान हैं। फिर मुझे ये भी खबरें आती हैं कि हो सकता है इस साल फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो गंदम इंपोर्ट करने जाए। तो सर, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल पार्टी जिनके वज़रा मल्टीपल टाइम्स माजी में भी वज़ीर रह चुके हुए थे, ये परफॉर्मेंस किस किस्म की है और मैं किसको अकाउंटेबल इसके लिए ठहराऊं जो मौजूदा इकॉनमी की सूरत हाल है पाकिस्तान की? देखिए, आज तेल की प्राइस पूरी दुनिया में बढ़ गई। दुनिया के हर मुल्क परेशान है। देखिए, कई जंग हो रही है ईरान और पाकिस्तान अमेरिका की। हम तो इस जंग में सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जंग बंद हो ताकि लोगों को जो ये तकालीफ हैं उसमें दूरी है। अब जब दुनिया में अगर रेट ही ज़्यादा होगा, आप एक चीज़ महंगी ख़रीदेंगे तो उसको सस्ता कैसे बेच लेंगे? या पेट्रोलियम, ये अगर वो अपने चले जाएंगे स्ट्राइक, तो उनके पास क्या हाल है? वो क्या चाहते हैं? देखिए ना, बैठ के बात हमसे करें, बेशक करें। स्ट्राइक तो उनका राइट है हर वक्त, लेकिन मुझे बताइए ना वो चाहते क्या हैं, या वो अगर किस तरह इसको बेहतर कर सकेंगे, उनकी कोई राय है वो हमें दें, हम उस तरह उसमें गौर कर लेते हैं। क्योंकि जब एक चीज़ महंगी है दुनिया में तो उसको आप सस्ता बेचते रहेंगे तो क्या अपनी जेब से और दूसरे टैक्स लगाएंगे? वो आवाम गरीब आदमी पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, उसका बोझ। तो ये तो देखिए ना एक प्रॉब्लम है। और जल्दी आप देखिएगा कि जंग अगर बंद हो गई तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे पाकिस्तान को पहुँच रहे हैं। और ये जंग ज़्यादा देर चल नहीं सकती। वजह क्या है कि सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के ममालिक इस वक्त एनर्जी क्राइसिस की वजह से परेशान है। शेख साहब, आप ही ने फरमाया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की राह में सबसे बड़ी रुकावटें महंगाई, बिजली के बिल और फिर टैक्स रिफंड में ताख़ीर, मतलब कह लीजिए कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिचेस हैं वो भी इसमें शामिल हैं। बट एट द सेम टाइम जब कोई भी हुकूमत होती है तो उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि आपने ईज़ ऑफ बिजनेस, हमने देखा वन विंडो ऑपरेशन भी अनाउंस हुआ एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी अभी तक क्यों डिलीवर नहीं गवर्नमेंट कर पाई? वही पिछला सवाल फिर जुड़ेगा इससे कि आप लोग तो बहुत एक्सपीरियंस थे सर। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने कहा था और मैं आप अभी भी वही बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बिजली महंगी है और हम एक्सपोर्ट के लिए अगर उस महंगी बिजली से चीज़ें बनाएंगे तो नहीं कर सकते। और हमारा रेगुलेशन है। अब अवाम बात ये है कि हम ही है ना, ब्यूरोक्रेट्स भी हम हैं, पॉलिटिशियन भी हम हैं, वो भी हम अवाम से ही इलेक्ट हुए हुए ना। और आम जिनको इलेक्ट करते हैं, अगर हम सब मिल के, नतीजा मैंने ये निकाला है कि कोई भी हुकूमत बन जाएगी, जब तक हम मिल के कोशिश, हम लड़ते रहेंगे, हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, काम ही नहीं करने देंगे, तोड़ फोड़ करते रहेंगे, कोई भी हुकूमत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जब हम अपोजिशन में तो हम भी वो उस तरह फैसिलिटेट हमने भी नहीं किया, करना चाहिए सबको मिलके। इस वक्त तो एक ऐसे कंसेंसस, मुल्क तकलीफ में है तो कंसेंसस बनेगा, सबसे मुश्तरका एक एफर्ट होगी तो तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। नहीं तो अदरवाइज तो मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी है। हम तो ये जब हम आए तो $4 अरब रिजर्व थे, आज $18 अरब हो गए। डॉलर रोज़ डिवैल्यू, पाकिस्तान का करेंसी रोज़ डिवैल्यू होती थी, अब पिछले 2-3 सालों से स्टेबल है करेंसी। और आपने देखा कि महंगाई काफ़ी पहले से कम है। मैं नहीं कह रहा कि ख़त्म हो गई है, लेकिन एक वक्त था जब इमरान खान साहब का पीरियड ख़त्म हुआ और शुरू हुआ हमारा पीरियड, तो 33% महंगाई थी। तो महंगाई आज भी 11% है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसका तदारक तभी है कि अगर हमारे टैक्सेस प्रॉपर वसूल होंगे और हम अखराजात में, अभी अखराजात में तो मैंने आपको बता दिया कि कोई, अब मुझे बताइए ना कि ये कहते हैं, एक ज़माना था जो हम सुनते थे कि
हमारे उमर बिन अब्दुल अजीज़ वो जब अपना ज़ाती काम करते थे ना तो ज़ाती तेल जलाते थे और सरकारी काम में सरकारी तेल वो खर्च करते थे। हम तो ये कर रहे हैं कि ये घर में आपने देखा जिस घर में मैं सरकारी घर में रह रहा हूँ इसके बिजली के बिल और गैस के बिल भी अपनी जेब से देते हैं। 28 माह से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। और अगर मेरे साथ कोई गाड़ी चलती है ना एक गाड़ी तो उसके पेट्रोल का पैसे और उनके लोगों के खाने का बिल भी हम अपनी जेब से भरते हैं। एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ मेरे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सरदार मसूद खान साहब। आप साबिक मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, बहुत अहम मुल्कों में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। सरदार साहब से मैं ज़रा थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है कल से, उस पर ज़रा बात करेंगे। और ये सेकेंड राउंड जो ईरान और अमेरिका की वॉर है, आज 11वां दिन हो गया, इसको भी कंटिन्यूड है। वो मामलात फ्यूचर क्या है उस पर ज़रा बात करेंगे। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर लेट्स स्टार्ट विद आज़ाद जम्मू कश्मीर। पीपल्स पार्टी पहले से भी डिमांड कर रही थी कि थोड़ा सा मौखर कर दिया जाए इलेक्शन को, लेकिन अब मरहलावार इलेक्शंस हो रहे हैं। डू यू थिंक इट्स गुड स्टेप सर? मेरा ख्याल है कि ये मजबूरी में किया गया है क्योंकि वहाँ कुछ इस किस्म की सूरत हाल थी कि उससे निपटना भी ज़रूरी है और इंतखाबात भी करवाने ज़रूरी हैं। बहुत से मुल्कों में जो है मरहलावार इंतखाबात होते हैं, जब ख़ास तौर से फासले ज़्यादा हों या कोई भी मसाइल पैदा हो जाएं तो उस वक्त ऐसा किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ यकीनी बनानी थी कि इंतखाबात ज़रूर करवाए जाएं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इंतखाबात को मौखर करवा दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया है जो इंतखाबात को मनसूख करने से या मौखर करने से बेहतर है। सरदार साहब, डोंट यू थिंक सो इससे इंटरनेशनली ये जो टॉपिक या ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन है आज़ाद जम्मू कश्मीर को, ये हाईलाइट होएगी फेज़ वाइज इलेक्शन करवाने पे? जिस हद तक हाईलाइट हो चुकी है उससे ज़्यादा नहीं होगी। और दूसरा ये है कि एक जमहूरी अमल के तकाज़े तो पूरे किए जा रहे हैं, और दूसरा ये कि हमने अपनी रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर को अंदर से भी संभालना है, उसे जो है अमन और सलामती देनी है, उसमें एक किस्म की कोहिशन पैदा करना है और इंतखाबात भी करवाने हैं, और ये दोनों चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। और मेरा ख्याल है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया है। तो डू यू थिंक इस इलेक्शन के बाद जो कलदम जैक के बहुत सारे मुतालबात हैं उनके ऊपर दोबारा से बात होगी असेंबली के अंदर, या जिस तरह मामलात चल रहे हैं एज इट इज़ ही चलने चाहिए? असेंबली का रास्ता तो ना हुकूमत ने और ना असेंबली के अरकान ने कभी बंद किया था। उनका यही मुतालबा था, या मतलब उनका ये कहना था, जो लास्ट ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कहा गया था कि उनके जो भी मुतालबात हैं जो आइनी नौइयत के हैं या जो असेंबली से मुताल्लिक़ है वो असेंबली के अंदर तय किए जाएँ। यानी मतलब उनका एक सियासी पहलू है, एक आइनी पहलू है। मिसाल के तौर पर महाजरीन की नशस्तों के सिलसिले में के बारे में किसी हुक्म या एडिक्ट से फ़ैसला नहीं किया जा सकता, यानी उसके बारे में मुज़ाकरात तो जारी रहे, लेकिन यह है कि उसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ असेंबली कर सकती है। आज़ाद कश्मीर की असेंबली उस सिलसिले में मुख्तार है। बाकी जो है ना तो सदर आज़ाद कश्मीर उस किस्म का कोई फ़ैसला दे सकता है, ना हुकूमत पाकिस्तान दे सकती है, क्योंकि वो असेंबली का इस्तेहकाक है और उसे पूरा करना ज़रूरी था। सरदार साहब, इस पे बिलावल साहब की भी रिसेंट स्टेटमेंट थी कि जो भी तमाम तर मसाइल हैं जो हल तलब हैं उनके ऊपर बात असेंबली के इलेक्ट होने के बाद की जानी चाहिए। उसमें से ऑब्वियसली एक आपने भी पॉइंट टेकअप किया कि जनाब 12 नशिस्तें जो हैं, और अगर ये 12 नशिस्तों पे बात की जाती है आज़ाद कश्मीर असेंबली में तो हमारी अक़वाम मुत्तहिदा में इस कॉज को नुकसान नहीं पहुँचेगा? हमारा मुकदमा कमज़ोर नहीं होता? देखिए, ये आप इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जैसे कि शायद ये मुतालबा मंजूर हो गया। ये मुतालबा ज़ेर बहस है और इस जो है कई तजावीज़ इस वक्त मेज़ के ऊपर मौजूद हैं। एक तजवीज़ यही है कि इनको बरकरार रखा जाएगा, और जैसा कि आपने कहा कि यही रिवायती पोजीशन रही है। दूसरा ये है कि इसमें कोई थोड़ा रद्द बदल किया जाए, कुछ इसमें इजाफा किया जाए, तरमीम की जाए, इजाफा नहीं बल्कि तरमीम की जाए इनकी तादाद में। और तीसरा ये हो सकता है कि कुछ जो है वो कश्मीर काउंसिल को मुंतकिल कर दी जाएँ। लेकिन ये सारे के सारे मामलात इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो मुतनाज़े हैं, इनके ऊपर गुफ्त-ओ-शुनीद जारी है, और यानी पसे पर्दा जो है गुफ्त-ओ-शुनीद जारी है, क्योंकि मुझे इससे पहले कई अदवार हो चुके हैं गुफ्त-ओ-शुनीद के और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे।
तो लेकिन ये है कि जो मसला कश्मीर है वो हमेशा के से है, यानी 1947 से लेकर अब तक है, और तब तक रहेगा जब तक कि अहले जम्मू कश्मीर अपना हक़ खुदरादियत इस्तेमाल नहीं कर लेते अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। फेयर इनफ। सर, रिसेंटली हिंदुस्तान में एक नई कॉकरोच जनता पार्टी उठी, दो डिजिटली स्टार्ट हुई, डिजिटल मीडिया से स्टार्ट हुई, लेकिन कल से जो जितना बड़ा एहतजाज वो कर रहे हैं हिंदुस्तान में, रिपोर्ट्स और वो जो सारे विजुअल्स मैंने देखे हैं कम से कम, वो तो मोदी सरकार को अच्छा खासा टफ टाइम दिए बैठे हैं। क्या इस पे मैं एक पाकिस्तानी होते या एक पुरअमन सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड होते एक्सपेक्ट करूं कि फाइनली ये जेन जी जो है यही शायद जान छुड़वाएगी हिंदुस्तान की और दुनिया की मोदी की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स है? हमें ज़्यादा पुरुमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस की हुकूमत थी या उसके अलावा जो है बीजेपी की हुकूमतें आई हैं तो इन्होंने कभी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और जो दो कौमी नज़रिया था उसको कबूल नहीं किया। हालांकि अब जो है वो साबित हो चुका है, एक तो ये कि पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश भी जो है उसी दो कौमी नज़रिए का तसलसल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ ये भी आपको जहन में रखना चाहिए कि जो बीजेपी ने अपनी हुकूमत में जो असरात छोड़े हैं, उन्होंने फ़ौज में, उस ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सोसाइटी में, जो उनके माशी हल्के हैं उन सब में जो है पेनिट्रेट करवा दिया है। संघ परिवार के लोग जो हैं, राष्ट्रीय स्वयं संघ के नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं। जेनजी एक आध हुकूमत तो तब्दील कर सकती है, लेकिन जो एक किस्म का जो उनका एक फ़लसफ़ा है भारत के सिलसिले में, जो हिंदुत्व का है या उसकी सुपीरियॉरिटी का है, वो आसानी से नहीं ख़त्म किया जा सकेगा। क्योंकि कांग्रेस ने भी जब ये देखा और दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज़ थी कि बीजेपी इस कार्ड का इस्तेमाल कर रही है, तो उन्होंने भी या तो दरमियानी रास्ता इख्तियार किया है या फिर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने भी हिमायत लेने के लिए हिंदुत्व से मिलते जुलते बयान दिए ताकि उनका जो है जो वोट बैंक है वो किसी तरीके से मुतासर ना हो। तो इसमें ज़रूर से ज़्यादा पुरुमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम पढ़े लिखे लोगों को, उनकी सिविल सोसाइटी को ये एहसास व इदराक होना चाहिए कि ये जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, हमसाया दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, मसीही बरादरी के ख़िलाफ़ जो वहाँ सेंटिमेंट बनाया जाता है, तरीके से उनके चर्चेस जलाए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसकी रियासत ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं कर सकते। अगर ख़ुद रियासत उठ के मुख्तलिफ़ जगहों पे आग लगाना शुरू कर दे और फिर उन शोलों को भड़काए तो वो रियासत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। सरदार साहब, रिसेंटली इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इस कदर तशद्दुद, 16-16 साल, 15-15 साल के बच्चों को कल मारा, हड्डियां तोड़ी, और कुछ तो वहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के अपने लोग हैं वो तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हलाकतें भी वहाँ पे हुई। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज इट? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और उनके ज़रिए असर जितने भी लोग वजूद में आ रहे हैं वो सारे के सारे तशद्दुद के ऊपर यकीन रखते हैं। यानी एक ज़माने में ये जो है इनके जो एक रहनुमा थे, फाउंडिंग फादर महात्मा गांधी, उसकी वजह से ये कहा जाता था, ये दुनिया में तासुर था और बिलखसूस जो है मगरब में ये तासुर था कि ये सारे के सारे नॉन वायलेंट है। लेकिन असल में ये है कि हिंदुस्तान में आप जो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स वॉच की देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स देख लीजिए, तो जो सबसे ज़्यादा तशद्दुद के और मावराए क़ानून मामलात हैं जो उभर के आते हैं वो हिंदुस्तान में हैं। यानी उनकी तादाद का कोई मुकाबला नहीं कर सके। एक ये भी वजह है कि उनकी आबादी 1.4 बिलियन के करीब है। तो इसलिए ये है कि वहाँ तशद्दुद को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें अभी पिछले दिनों ही एक जज थी, एक मुसलमान जज थी, उन्होंने जो है गौ रक्षा के नाम पे जो है एक शख्स को कत्ल करने के जुर्म में जब मुजरिमों को सज़ा दी तो सारे के सारे जो इसके थे गौ रक्षा परिवार के लोग थे, परिषद के लोग थे, ये सारे के सारे उनके ख़िलाफ़ हो गए और उनके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की। शुक्र है कि वहाँ सिविल सोसाइटी इतनी ज़िंदा थी और ख़ास तौर से बार काउंसिल जिन्होंने उनकी हिमायत की है। तो ये एक चैलेंज है हिंदुस्तान के लिए और यही चैलेंज पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे के साथ मुत्तसिल ममालिक हैं। और मैं समझता हूँ जब तक मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान में जुल्म होता रहेगा पाकिस्तान खामोश नहीं बैठ सकता।
फेयर इनफ। सर थोड़ी सी बात करते हैं ईरान और अमेरिका वाली जंग पे भी। 11th डे अब ये जो दूसरा मरहला स्टार्ट हुआ है, 11th डे है, इसमें बहुत सारे ममालिक तो अब सालसी में भी पीछे हट गए। क्या पाकिस्तान आज भी सर फुल फ्लज इन्वॉल्व है, सालसी का किरदार अदा कर रहा है? जी, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया और उसके अलावा तुर्की और मिस्र, ये किसी न किसी तौर पे जो है सफारतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान उसमें पेश है और ईरान को अभी हाल ही में एक तजवीज़ दी गई है, ईरान को भी तजवीज़ दी गई है, अमेरिका को भी, कि भाई ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ एस्केलेशन शुरू हुआ है और जो ये रिजम्पशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ एट द स्केल, तो इससे निपटने के लिए आप ये करें या इससे बाहर निकलने के लिए ये करें कि 10 दिनों का एक ट्रूस कर लें और फिर उसे किस तरीके से आप मुफाहमती यादाश्त की तरफ जाएं और इन मामलात को हल करने की कोशिश करें। तो इसमें जो है अभी तक हमें कोई, यानी इस वक्त जो है ईरान के एक वज़ीर यहाँ पाकिस्तान मौजूद हैं, पता नहीं वो मुलाकातें तो हो गई, मुझे नहीं मालूम कि वापस चले गए या नहीं, लेकिन ये है कि ये पूरे का पूरा मामला उनकी यहाँ उनके विज़िट के दौरान ये ज़ेर बहस आया है। पाकिस्तान मुतहर्रिक है और बिलखसूस जो है कतर और ओमान बहुत मुतहर्रिक हैं कि कतर और ओमान और दूसरे जो खलीजी रियासतें बराह रास्त मुतासर भी हैं। तो जो मेरा ख्याल है कि जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बात कही है वो बड़ी अहम है और मेरा ख्याल है कि वो इस पूरी जंग के ऊपर बाकायदा मुंतबिक होती है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम जंग और डिप्लोमेसी दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने डिप्लोमेसी का दरवाज़ा बंद नहीं किया। उनका कि ये दोनों वो तरीक़े हैं जिससे हम अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए भी यही दोनों दरवाजे मौजूद हैं और इन दरवाज़ों को, ख़ासतौर से सफ़ारती दरवाज़ों को बंद करने से किसी किस्म की कोई मुस्बत सोच और नताइज सामने नहीं आ सकते। सर मैं वही लास्ट क्वेश्चन टू यू, ईरान मुख्तलिफ अरब ममालिक के ऊपर तो हमले कर रहा है, बट डायरेक्टली इस दफ़ा इस एस्केलेशन के राउंड में इसराइल के ऊपर डायरेक्टली कोई अटैक नहीं किया गया, अटैक कर नहीं पा रहे, इज इट सम पॉलिसी, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? इसराइल बहुत गौर से देख रहा है, उसने अपना जो भी एजेंडा था वो लबनान में मुकम्मल कर रहा है, लेकिन वो जो इस अमेरिका और ईरान की जंग को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। दूसरा ये है कि उनको कोई इजाफा करने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका के जो भी हमले बहुत तबाहकुन हैं और उसमें जो आपने देखा होगा कि न सिर्फ वो जो है साहली इलाक़ों की तरफ कर रहे हैं या जनूब की तरफ कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने शिराज, तब्रेज़, इस्फ़हान और दूसरे इलाक़ों में नॉर्थ की तरफ जो इलाक़े हैं उनमें भी हमले किए हैं। तो इसराइल उसमें कोई इजाफा नहीं कर सकता। अभी अमेरिका ने जो हमले किए हैं उसमें उन्होंने एक ज़ेर तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी किया है, फिर जो है जो पहले से एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स थे उनके ऊपर उनके गिरदोनवा में उन्होंने हमले किए। तो इसराइल उसमें कोई इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन इसराइल जो है उसने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका इजलास बुलाया वज़ीर आज़म नेतन्याहू में और वो ये फ़ैसला करने वाले हैं कि वो इन हमलों में शरीक हों या ना हों। लेकिन आपने एक और इशारा किया था कि इस वक्त जो है ये जो खलीजी रियासतें हैं वो हमलों का निशाना बनती हैं। असल में ये बहुत ही ख़तरनाक मरहले में जंग दाखिल हो गई है। पहले जो था ईरान और अमेरिका दोनों जो है वो फ़ौजी अहदाफ के ऊपर हमले कर रहे थे। अभी उन्होंने जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले शुरू कर दिए, जिससे आम आबादियाँ मुतासर होंगी वसी पैमाने पे और इस जंग को दोबारा समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बिलखसूस जिस तरीके से हुथीस ने ऐलान किया है कि वो बाब अल मंदब को बंद करेंगे और सऊदी अरब से के जो क्लैशेस बढ़ गए, इससे सूरत हाल बहुत बिगड़ रही है और जो पाकिस्तान एक काबिल तारीफ़ किरदार अदा कर रहा है सफारतकारी के लिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू। जनाब सरदार मसूद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। मुजम्मिल, कल आई सॉ यू वीडियो जिस पे आप गंदम की कैलकुलेशन कर रहे थे कि पाकिस्तान में कितने की कॉस्टिंग है और जो गंदम इन डेज टू कम हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो कितने की पड़ेगी। बड़ा सादा सा ये, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस करते हैं महंगी पड़ती हैं, हम चाइना से इंपोर्ट कर लें बहुत सस्ती पड़ती हैं, बट क्या वही सोल्यूशन है कि हमें इंपोर्ट्स पे चला जाना चाहिए,
पाकिस्तानी किसान जो है वो बिल्कुल इग्नोर हो रहा है पिछले 2-4 साल से, तो फर्दर भी इग्नोर होता जाए? हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? इसमें साकिब भाई, मैं आपको जो जो कल की प्रेस ये था, जी वो ये था कि अभी के 4 माह गुजरे हैं हुए 4 माह भी नहीं हुए, और ऐसा क्या हो, ये रिपोर्ट्स भी ये आई थी कि फसल मुनासिब हुई है, और हमारे ये थे 29 मिलियन टन, यानी कि 2 करोड़ इस साल है मुल्क में गंदम की पैदावार हुई है। और अच्छी ना कहीं पंजाब जो इस वक्त सबसे ज्यादा गंदम प्रोड्यूसिंग जैसे कहते हैं प्रोविंस है, 22 मिलियन टन पंजाब रिपोर्ट कर रहे कि वहां पे पैदा हुई है, और बाकी मुल्क में जो है 29 मिलियन हुई है। ऐसा क्या हुआ है कि पूरे पाकिस्तान जो है गंदम की रेट लगी हुई है, और खैबर पख्तूनख्वा में 100 किलो गंदम रेट है 12,000 रुपए। कराची जो है वहां या के साथ पंजाब में भी अगर आप देखें, जब नॉर्थ जगह इस्लामाबाद, वहां पे भी 11,500 रेट है। उनके गंदम प्रोड्यूसिंग एरियाज है, वहां पे जो है 10,900 के करीब है, इवन जो गंदम प्रोड्यूसिंग एरियाज है। तो ये वजह कुछ वफाकी हुकूमत मीटिंग्स भी कर रही है सबके साथ। अब उसमें जो हैरत अंगेज बात, सबसे पहली बात तो ये कि पंजाब सबसे 5 साल गंदम प्रोक्योर भी करती है किसानों से, ठीक है ना। पिछले साल इन्होंने इरादा किया था कि 30 लाख टन हम खरीदेंगे। अगर 2 करोड़ 20 लाख टन गंदम पैदा हुई है पंजाब, तो पंजाब हुकूमत 30 लाख की जगह 4 लाख टन सिर्फ गंदम प्रोक्योर की है। और जो है अब पंजाब हुकूमत, जो पंजाब सूबा जो है, जो पूरे किसान को इजाफी गंदम देता था, क्योंकि पंजाब ये कहता है कि वो उनकी 1 करोड़ लाख जो है कंजम्पशन है, यानी कि 16 मिलियन टन उनकी कंजम्पशन। बाकी जो है 5-6 मिलियन टन वो पूरे पाकिस्तान, जिसमें केपी भी है। अभी पता चला नया इंकशाफ के सिंध को भी जो है 1-8 मिलियन टन जो है सिंध अपने लिए जो है ना पूरी गंदम नहीं पैदा करता, वो भी पंजाब से आती है। ओके। अब सवाल ये आया कि जी पंजाब ने अपने बॉर्डर सख्त किए हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में गंदम का रेट तेज है। अब पंजाब भी कि जी 1 मिलियन को भी चाहिए उल्टा गंदम पास्को से कह रहे थे। जो कल का जो सवाल ये था कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में गंदम का रेट जो है 4,800 रुपये 700 रुपये मन चल रहा है, बाहर जो 12,000 रुपये या 11,500 रुपये की 100 किलो बनती है, अगर आप बाहर से मंगाते हैं तो 85,000 या 90,000 की बनती है। ठीक है। उसमें मैं किसान को कसूरवार नहीं ठहरा रहा था, मैं ये कह रहा था कि किसान को आप 4 चीजें हैं। एक, चले आप उसकी लेबर तो छोड़ देना। हाँ। एक, उसको चाहिए डीजल। एक, उसको चाहिए डैप और खाद। एक, उसको चाहिए बिजली। जब ये तीनों चीजें हैं वो की सतह पे होगी, तो वो एक तो ये कि वो पैदावार आलमी दुनिया से कंपीट नहीं कर सकता, क्योंकि आलमी दुनिया में आज भी जो है, मैंने जैसे बताया कि $260 की है, 72,000 रुपये पाकिस्तानी में वो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और हमारे यहाँ पे जो है, यानी कि वहां पे जो है 72 रुपए किलो गंदम, और पाकिस्तान में जो है इस वक्त 110 रुपए गंदम। वो जो फर्क है वो किसान की वजह से नहीं है, वो हुकूमत ने जो इतनी महंगी कर दी है चीजें, उसकी वजह से आज ट्रांसपोर्टेशन ये हाल हो गया। अब रेटों की नहीं हो रही बात, ये हो रही है अवेलेबिलिटी की, कि वो गंदम जब इस मुल्क में पैदा हुई थी वो गई किधर। अभी चौथा महीना है पाकिस्तान की तारीख में, चौथे महीने में कभी नहीं ऐसा हुआ कि जी इंपोर्ट कर ली जाए। तो ये एक सवाल है जिसकी और अब सजा कौन भुगत रहा है। आपकी क्या फाइंडिंग्स है, क्या वो कहाँ गई गंदम सारी? सर मेरी क्या फाइंडिंग में नहीं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो है ना आपके पास, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो है आपके पास, तभी आपने ये सवाल उठाया ना। देखिए, मेरा तो सवाल ये है कि अगर 22 मिलियन टन पंजाब में हुई थी तो उनको 3 मिलियन टन मिल जानी चाहिए थी। 4 लाख टन मिली, तो यानी कि तकरीबन 25 लाख टन वो अपने टारगेट से पीछे रहे। सिंध ने 8 लाख टन गंदम खरीदनी थी, उनको 1 लाख टन भी नहीं मिली, 7 लाख टन वो हो गई।
तो मुल्क में कोई 3.5-4 मिलियन टन गंदम जो है वो नजर नहीं आ रही इस हिसाब से। और अब सिंध कह रहे हैं कि जी पंजाब बॉर्डर रिलैक्स करे कि हमें चाहिए, पंजाब पास्को से मांग रहे हैं, केपी तो पास्को से भी मांग रहे हैं और वैसे बॉर्डर रिलैक्स करे। तो ये सारी सूरत या तो प्रोडक्शन अब जो फूड की जो आप है वफाक में, वो ये कहती है हमारे प्रोडक्शन के एस्टिमेट परफेक्ट है, इसमें कोई गलती पैदावार हुई है। अब सूबे के जो हम पंजाब और सिंध जो प्रेफरेंसेस देखते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम छापे मार रहे हैं, स्टॉकिस्ट वालों ने तो 1,70,000 टन निकाला भी है। पंजाब हमने सारी चीजें स्टॉक के पास भी नहीं है, तो भाई हमने तो ऐसा तो नहीं है आमदनी है तो। अच्छा मुजम्मिल भी, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे सारा समझ आ सका, इन डेज टू कम पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी भी कोई चैलेंज हो सकता है हमारे लिए। देखिए, फूड सिक्योरिटी तो अब फूड इनसिक्योर तो अब हम हो गए ना, कि अगर चौथे महीने में ही गंदम का जो है बहरान आ गया है फसल आने के, और अभी 9-9.5 महीने बाकी हैं, तो ये शायद मुझे भी कोई 20-22 साल हो गए पाकिस्तान की मईशत को कवर करते हुए, और मैंने कोई 20-22 साल में 8-10 दफा तो बहरान देखे होंगे। लेकिन इतना जल्दी जो है सीजन के स्टार्ट में, अनलेस के कोई आपका सैलाब आ जाए, कुछ आ जाए, इतना जल्दी मैंने जो है नहीं देखा। अब आपको याद होगा कि पिछले साल भी अगस्त में कितने बड़े सैलाब आए, अगस्त में, सितंबर में जी। तो उस वक्त भी जो है गंदम की मसला नहीं आया। तो ये मसला कैसे आ गया, तो ये हमें बड़ा इस पे गौर व फिक्र की जरूरत है, हमें इस पे तवज्जो देनी होगी। क्योंकि देखें, इससे कंज्यूमर किसान तो पहले ही रुल गया बेचारा, लेकिन अब जो है 25 करोड़ आवाम जो है इससे बराह रास्त इम्पैक्ट हो रही है। पाकिस्तान में इतनी आमदनी नहीं बढ़ी जितना आटे का रेट बढ़ गया पिछले 1 साल में। 50% आटे का रेट आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक किसान है, आपकी नजर है इस सारी चीजों में। 50% आटे का रेट, और जिस घर में अगर आप देखें, अगर 50,000 किसी की आमदनी है तो उनका और नहीं तो 5,000, मतलब इस वक्त 20 किलो का आटे का थैला जो है वो कितने का आ रहा है? 3,000 रुपए का आ रहा है। तो अगर वो 20 किलो का आटा जो है, अगर 5 लोग घर में है, और आप यूं समझ लें कि 5 लोगों का घर है, तो वो और दिन का 100 ग्राम भी अगर आटा यूज होता है उनके घर में फी बंदे के हिसाब से, क्योंकि एक रोटी जो है 120 ग्राम की होती है। आप तंदूर की रोटी लेने जाए ना, 100 से 120 ग्राम की होती है। एक बंदा एक रोटी तो खाएगा ना, तो दिन में आधा किलो आटा जो है कम से कम जो है ना 5 लोग एक वक्त में खाएंगे। तो 2 वक्त में अगर एक रोटी खाते हैं तो 2 वक्त में 1 किलो आटा चाहिए। तो आप यूं समझिए कि 30 किलो आटा अगर एक घर में आता है, जो कम से कम मैं बता रहा हूँ, 30 किलो आटे के लिए भी उसको 4,500 रुपए चाहिए। ये सही है। तो ये आप बताएं कि 4,500 रुपए का वो सिर्फ सूखा आटा लाएगा घर पे, फिर उसके बाद उसको लिए गैस चाहिए, ये चाहिए, फिर वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, और उसकी तनख्वाह देख लें। अब आप यूं समझ लें कि डेली वेजेस की तनख्वाह जो है वो पंजाब में 40,000 रुपए जी, ठीक है ना, और केपी में 45,000 है। तो क्या आप समझते हैं कि 40,000 वाला अगर 6-7 हजार रुपए आटे में खर्च कर देगा तो बाकी क्या करेगा? That's true though, that's true। अच्छा मुजम्मिल भी, जो पैसे आप लोगों ने विफाक को देने थे सूबों ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, वो दे दिए हुए इस दफा? सर जी, आपको मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले कई टीवी प्रोग्राम्स में ये बताया है कि हमें जो है, हमने ना बजट में डाला है, और हमने तो बड़ी क्लियर वफाक से बात की है। एक तो वसाइल की कमी है, दूसरा इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, ताकि जैसे बाकी पार्टियां अपनी पार्टियों से मुशावरत करती है, हम जाएंगे, उनसे जो मशवरा मिलेगा और उसके बाद हम वफाक के सामने रख देंगे। तो हमारा तो इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है फिलहाल। और कोई इससे फर्दर निगोशिएट भी नहीं हुआ विफाक की जानिब से? आपसे राब्ता भी इस टॉपिक को लेकर नहीं किया गया? ये बात बजट से पहले हुई थी, उसके बाद तो कोई हमारी आपस में इस मामले में बातचीत भी नहीं हुई। फेयर एनफ। एनएफसी अवार्ड के ऊपर बहरहाल निगोशिएशन आज नहीं तो कल या माजी में भी हुई, या पता नहीं, समथिंग व्हिच इज नॉट रिपोर्टेड, शायद उस एंड पे कुछ ना कुछ चल रहा हो। डू यू थिंक एनएफसी को रीनिगोशिएट होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर अब? देखिए, वो तो 11वां एनएफसी बन गया है ना। उस 11 एनएफसी जो है, उसका मतलब ही ये है कि पूरे एनएफसी को जो है टिटोला जाए कि आया उसमें सूबों का शेयर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
आबादी के हिसाब से जो है शेयर मिलना चाहिए, तालीम के हिसाब से मिलना चाहिए, वसाइल के हिसाब से मिलना चाहिए। ये तो एनएफसी की वो है, लेकिन बदकिस्मती ये कि 7वें एनएफसी का 8वां 9वां 10वां उस पे कोई काम ही नहीं हुआ। अब 11वां है, ये तो अपॉर्चुनिटी है। अब ये कितना उसको वफाक और सूबे लेके चलते हैं। हमारी बहरहाल ये बात जो है हो गई भी है। तो वफाक ने हमें कहा कि 6 माह में अगर आपको जमशुदा इलाकों का शेयर सूबों के साथ नहीं एग्री हुआ तो वजीर आजम साहब, प्रेसिडेंट साहब को एक समरी इरसाल कर देंगे और वो कहेंगे कि जी इनको आप इनका शेयर दे दें। लेकिन साथ साथ हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इसकी पिटीशन भी डाल दी है और उसका नंबर भी लग गया 11/2026। सो यू आर होपफुल कि आपको बाकी जो फंड्स आपके माजी में पिछले 2 साल से तकरीबन वो रिफ्ट चली आ रही है वो भी रिलीज हो जाएंगे? 18 से 2018 को मर्जर हुआ था, 25वीं तरमीम 2018 से जो है इसको एनएफसी का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो हम होपफुल किया वो जो एनएफसी जिस पैरामीटर्स पे बना है वो उस पैरामीटर के हिसाब से जो है पैसे मिलने चाहिए थे। ये तो जिसे कहते हैं कि नो ब्रेनर है। ये तो हम चाहते थे कि पॉलिटिकली कंसेंसस हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सारी यही देखेगा ना, 18वीं तरमीम देखेगा, 18वीं तरमीम क्या कहती है। तो वो उसके हिसाब से तो कहीं पे भी ऐसा है नहीं कि जिसमें हम क्वालिफाई ना करते हो। वो तो एक दो पेशू की बात है अगर उसको जो है सही तरीके से देखें तो। अच्छा मुज़म्मिल भाई, प्लीज थोड़ा सा इसको भी एलाबोरेट कर दीजिएगा मेरे नाजरीन के लिए। जो गवर्नमेंट ने फैसला किया जी पेट्रोलियम प्राइसेस डेली बेसिस पे उनका तयन हुआ करेगा, इज इट गुड, इज इट बैड? आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा इस पे? क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो है, पेट्रोल पंप मालिकान की जो एसोसिएशन है, वो इसको लेके बहुत रिलक्टेंट और फ्राइटेंड है। देखिए वो अपने एंगल से देख रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हर रात को कीमत गिरती है और अगर उनका नीचे टैंक फुल होता है तो फिर उनको नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम के तहत इनको पहले सिस्टम बना के देना चाहिए था। ये उजलत में फैसला हुआ। दुनिया में तो वैसे डेली बहुत सारी जगहों पे डेली रेट्स ही आते हैं, लेकिन उनको ये इख्तियार दिया जाता है कि हर कंपनी अपना रेट का खुद तयन करे। जैसे हाई ऑक्टेन पेट्रोल भी आप जो है देखेंगे हर कंपनी अपना खुद पाकिस्तान में तयन करती है रेट, ठीक है ना। तो ये जो है मेरे हिसाब से इनको चाहिए था कि ये 4 प्रोडक्ट हैं, डीजल, मट्टी का तेल, फ्यूल जेट और पेट्रोल, ये चारों को इन्होंने एक साथ कर दिया है। कोई एक से पायलट कर लेते, ये एक हिस्से से कर लेते, सिस्टम को समझ लेते। अब इसमें दोनों साइडें हैं। इसमें जो है कंज्यूमर भी परेशान हो गया है कि अगर कल फर्ज करें पेट्रोल पंप वाले को लगा कि रेट बढ़ने वाला है तो शाम को 5-6 बजे के बाद वो जो है पेट्रोल पंप वाला जो है वो सेल बंद कर देगा। उसको पता है 4 घंटे बाद जो है ना 2 रुपए या 4 रुपए रेट बढ़ रहा है तो मैं अभी जरा सा सेल स्लो कर दूं। तो लोग रुल जाएंगे, उनको पेट्रोल की दस्तयाबी नहीं होगी। इसी तरीके से लेकिन अगर उसको लग रहा होगा कि कल रेट कम हो रहा है तो वो परेशान भी हो जाएगा। तो इसका कोई मैकेनिज्म बना के देना होगा जिसपे इनको भी तसल्ली दें, आवाम को भी तसल्ली दें। हुकूमत पे 12 ये जो ईरान की वॉर है उसके बाद जो तनकीद और प्रेशर आया है, हुकूमत के औसान खता हो गए, उसमें हुकूमत ने अपने सर से जो है जैसे कहते हैं उतारने की कोशिश की है और वो उगरा के गले में डाल दिया। हाँ, उन्होंने कहा आप जाने, आपका काम जाने। वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू, वो जो एक आप लोगों का अमरात का बिल था खैबर पख्तूनख्वा को लेके, मेंबर्स ऑफ द केपीके असेंबली, उसमें कोई अपडेट है या वो जहाँ पे डॉर्मेंट है? अब जिस तरह सीएम साहब ने कहा था कि हम इसको जरा दोबारा से स्टडी करेंगे, इज दैट डॉर्मेंट या कोई अपडेट है उसको लेके? नहीं, उसमें तो जो आखिरी बात यही थी कि उसमें जो है जो भी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं और 1988 वाली जो चीजें हैं उसी पे आप ले आए फिलहाल तो। और अब उसमें पेशरफ कानूनी तरीके से, क्योंकि पुराना एक्ट खत्म होकर नया आ चुका है, वो होनी है। और बल्कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमने 1988 वाले को भी सही तरीके से नहीं देखा, उसमें सहाफी के लिए कुछ सख्त इकदाम उसमें भी है जो 1988 से चल रहा है। तो इसको भी वापस और मजीद, क्योंकि नई कुछ उसमें नए एक्ट में तो कोई नई भी जुर्माने और ये चीजें लगती सजाएं रखी गई थी, वो तो खैर खत्म हो गई बात। अब वो कह रहे हैं कि बाकियों में भी जो है कुछ चीजें अच्छी नहीं थी, उसको भी आप रिव्यू करें। तो आई होप कि देखिए ये हमारे में और दूसरों में फर्क ये है कि अगर वो चीज हुई है, पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं आई, उसकी नहीं आई, तो उसको हमने रिव्यू में डाल दिया। ये आपको वफाकी हुकूमत या दूसरी सूबाई हुकूमतों में ये चीज वैसे ही होगा जैसा आप लोग।
जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो वो बिल स्टैंड करता है, वो एक्ट स्टैंड करता है, वो कानून मौजूद है अभी राइट नाउ। जी क्या कह रहे हैं? जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो राइट नाउ वो एक्ट मौजूद है एज इट इज। सर बात ये है कि कानून जब पास होता है कहीं से तो वो कानून वहीं से जो है ना उसको खत्म भी किया जाता है। फेयर इनफ। तो उसकी एक पूरी एक जिसे कहते हैं कि तरीकेकार होता है। प्रिंसिपली फैसला हो गया है, फैसले के हिसाब से जो है ना जो नया एक्ट है उसकी शिकों पे अमल नहीं किया जाएगा और वो पुरानी ही चीजें होंगी। अब उसका तरीकेकार है, उसका सिस्टम है, उस पे जो है अनश्योर काम हो रहा होगा। मुजम्मिल भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब मुजम्मिल असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये जो गंदम वाला इशू है ना फूड सिक्योरिटी को लेकर, ये मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि पिछले 2-4 से जरा मुवाजना करता हो ना तो हर साल सिचुएशन मजीद डिटेरिएट करती जा रही है। और अगर इसी तरह रहा तो वो मुल्क जिसमें मुझे और आपको बताया जाता था जनाब के ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, अल्लाह कभी ना करे, लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि इन डेज टू कम आपको और मुझे फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे और सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब सी होती जाएगी। आई डोंट नो, हमारी वफाकी हुकूमत, हमारी स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट, रीज़न ये कि पंजाब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन थी यहाँ पे गंदम की और पंजाब दूसरे सूबों को गंदम दिया करता था, लेकिन राइट नाउ सिचुएशन क्या है वो मुजम्मिल असलम साहब की गुफ्तगू से आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा।